दिस इज निशांत कुमार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैसा बनाना सीखने के स्टेप्स। कुछ स्टेप्स लेने हैं जिसको हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के कुछ टॉपिक्स का। तो पहला पॉइंट है लीव बिलो द मीन्स। लीव बिलो द मीन्स क्या है कि इसमें आपको कुछ सामान जो बाइंग करने हैं, आप जब भी बाज़ार जाएं तो आप उस चीज़ को क्या करें, एक लिस्ट बनाएं और उसी सामान को खरीदें। ऐसा कभी कभी होता है कि मॉल में जाते हैं, लिस्ट नहीं बनाए, ये भी देखिए, ये मोजा देख लिए, ये शर्ट देख लिए, ये बेल्ट देख लिए, ये वेस्ट कोट देख लिए, जो भी देख लिए उन्होंने खरीद लिया। यानी जो आप मार्केटिंग का टारगेट बना गए थे 150 का, आपने उसमें 2500 खर्चा कर दिया। या जो सामान नहीं लेना था, जो ज़रूरत नहीं थी, उसको भी आपने खरीद लिया। तो ये सब भी देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ हैं जिसको आप देख सकते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने प्लानिंग किया कि सामान लेना है, हो सकता है, चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे जूते हैं, जूता खरीदना है तो आप जाते हैं जूता, तो मार्केट में देखते हैं कि 5000 का है, 6000 का है, 10,000 का है, ब्रांडेड है और ब्रांड का लेबलिंग लग गया है तो वो है। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन, मिडिल क्लास को क्या है, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो 10,000 का 5,000 का जूता खरीदते ही हैं और वो खरीदेंगे ही, वो खरीदेंगे। तो उसमें अब हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी हों जो उसको अफोर्ड करते हैं। 10,000 का जूता अफोर्ड कर सकते हैं, 1,000 का जूता अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है 1,000 रुपये का अफोर्ड करते हैं तो 1,000 रुपये का ही जूता खरीदें और पैसे सेविंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेविंग करें। पैसा आपको इन्वेस्ट करने के लिए या तो सेविंग कम कीजिए या आपका अर्निंग ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या नेटवर्थ आपका बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस समय जूते की ज़रूरत ना हो तो आप जूते ना लें। जूते की ज़रूरत है, अगर आपको 1 से 2 जूते में काम चल जा रहा है तो 1 से 2 जूते ही जोड़ी रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आप मॉडल हैं तो आपको 1-2 जूते से नहीं काम चलेगा, आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा रखना है, वहाँ पे आपने उस इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप मॉडल हैं तो, अगर नॉर्मल फैमिली है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा भी होता है जो एवरेज लाइफ पहनावा रखता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या कर सकता है, 500-1000 रुपये के जूते में भी काम चला लेगा। लेकिन कुछ लोग हैं स्टैंडर्ड दिखाना है तो उनके लिए भी चाहिए भाई, तो आप 10,000 के नहीं 2,000 के जूते ले लो। 2,000 के जूते भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिफेक्टेड पीस हैं, जो डिफेक्टेड पीस है, वहीं 10,000 का जूता जो है आपको 1,000 रुपये में मिल जाएगा। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कहीं दिक्कत होगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उन्हें पहनने लायक है। अगर उसका सोल थोड़ा सा डैमेज हो चुका है तो रिजेक्टेड है, क्वालिटी डिफेक्ट है, तो उसको पहन सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मैं पहन सकता हूँ और वहाँ से मैं पैसा इन्वेस्ट सेविंग करके मैं अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दूँगा। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं। लिव बिलो द मीन्स का मतलब यही हुआ, ये नहीं है कि आप अपनी आप फल मून वगैरह खाना है, जैसे फल खाना है, सब्जी खाना है, तो आप उसमें कटौती कर सकते हो, वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 2 किलो फल लाना है तो 2 किलो फल लाना है, आप उसको अगर 1.5 kg कीजिएगा फल तो आपके हेल्थ में उससे ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ आप नहीं सेविंग कर सकते। क्योंकि खाने में जो भी सामान आपको, जैसे दाल खाना है, मान लीजिए मूँग है, चना है, जो भी मिल्क है, तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे कटौती, आपको अगर 2 kg फल लाना है तो लाना है, आप वहाँ पे 1 kg ऐसा सोचें कि हम 1 kg का फल लाएं और उसमें काम चल जाए, तो नहीं काम चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर रूम लेते हैं तो आप 2 BHK में रहेंगे, तो आप एक फैमिली में रहेंगे, आपका बच्चा एक में रहेगा और काम चल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो जिसकी अर्निंग कम है, वो एडजस्ट कर सकता है और एक ही रूम में ऐसा रह सकता है, तो एक रूम का भाड़ा पड़ेगा, वहाँ पे आपको कम हो जाएगा। तो ऐसे लिव बिलो द मीन्स का मतलब कंजूसी करने को नहीं बोलना है, लेकिन आप जितना एडजस्ट कर सकते हो कर सको। दूसरा वाला, आपको ये सब देख कर बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे बहुत कंजूस है, तो बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है। जब आप एक समय आप जब अच्छा कर जाएंगे तो वहीं स्टेप्स
ये सारे जो स्टेप्स फॉलो करके आते हैं लोग, उस स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। अब कोई इन्वेस्टर बन गया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो गया है, लेकिन उस शुरुआतों में उसने क्या मेहनत किया है, उस स्टेप को फॉलो करना है। तो लिव बिलो द मीन्स एक बहुत ही ज़रूरी है, वो भी मिडिल क्लास के लिए जिनकी अर्निंग बहुत ही लो है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपकी 6 डिजिट और 7 डिजिट में सैलरी है तो आपका कोई बात अलग हो सकता है, आप बियर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग भी इसको अगर कर सकते हैं तो उन्हें भी करनी चाहिए। चलिए दूसरी बात आती है कि इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, अब देखिए इन्वेस्टमेंट आनी इसलिए चाहिए क्योंकि मान लिया आप कुछ पैसा बचा रहे हैं, 100 रुपये 1000 रुपये बचा रहे हैं आप किसी बहुत सारी मेहनत करके, और आपका जब यही इन्वेस्टेड अमाउंट जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 1% लेता है। यही जब आपका अमाउंट बड़ा हो जाएगा तो हर एक साल 1% 2% देना ये आसान बात नहीं होता है। चाहे आपका घाटा हो या चाहे नफ़ा हो, आपको घाटा हो, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों केस में आपको देना होता है। तो वहाँ पे क्या है, आपका बहुत बड़ा कॉर्पस क्या चला जाएगा, म्यूचुअल फंड में सर्विस चार्ज पे चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखें। तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में आनी चाहिए। तो इससे तो बढ़िया है अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं 1% देना पड़ रहा है, तो इससे तो बढ़िया तो रियल एस्टेट है, क्योंकि रियल एस्टेट में आपने ज़मीन जब खरीद लिया तो हर साल तो किसको आप टैक्स आप वो तो देते नहीं, उसके चार्ज तो देते नहीं, सर्विस चार्ज वगैरह। ऐसा तो है नहीं कि आप चार्ज दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड में तो ऐसे ले लेगा आपका 1 लाख रुपये, अगर 1% चाहिए तो 1000 तो ले लेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हो सकता है अलग अलग तरीके के हो, स्टॉक में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे 2000 की हो चाहे 1000 की हो, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। ऐसा है नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने पे इन्वेस्टमेंट होता है, यानी स्किल डेवलपमेंट जो होता है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। स्किल डेवलपमेंट में कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें इन्वेस्टमेंट में है जहाँ पे बहुत कम पैसे लगते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर है, आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए। एक्यूप्रेशर में क्या है, आपका स्किल मैटर करता है, यानी आप अगर टाइम देते हैं 2 महीना 3 महीना तो जरूर कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, और उसका आपका मेहनत, आपका पॉइंट ढूंढने का। एक्यूप्रेशर में क्या है या एक्यूपंक्चर में क्या है, आप उस पॉइंट को ढूंढिए और उस पॉइंट को दबाइए, आपका बीमारी ठीक हो जाता है। तो क्या है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट में, वहाँ पर आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। तो मिडिल क्लास के पास 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एक है टाइम और दूसरा क्या है, मनी। तो मनी क्या होता है, मिडिल क्लास के पास मनी की थोड़ी दिक्कत भी होती है, तो उसको टाइम फैक्टर ही क्या करता है, इंक्रीज करके वो अपना वेल्थ को क्रिएट करता है। क्योंकि देखिए मनी जो है एक लिमिटेड अमाउंट में ही है, टाइम भी लिमिटेड ही है, लेकिन आपके पास ये पता है कि टाइम तो आपको 60 साल अगर जीना तो 60 साल है, तो इसमें से 20 साल भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टाइम भी एक बड़ा फैक्टर है, तो टाइम में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही है कि जितना अर्ली से अर्ली इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि टाइम बढ़ाया जा सकता है, वो कम ही अमाउंट हो लेकिन करिए। छोटा सा दुकान ही करना है कीजिए, थोड़ा सा आपके जो नेटवर्क में है उनके साथ पार्टनरशिप कीजिए। अब ये भी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप चलता नहीं है, शुरू में दिक्कत होती है। वहाँ बहुत दिक्कत होती है, लेकिन पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी क्योंकि आप काम कर नहीं सकते हो। तो देखिए अगर पार्टनरशिप आप कर रहे हो, वो भी होता है, पार्टनरशिप में भी 2 होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर, एक साइलेंट पार्टनर। तो मैं तो कहूँगा आपको कम ही अर्निंग आए, लेकिन आप साइलेंट पार्टनरशिप ज़्यादा बेस्ट है। और पैसिव 2 तरह की अर्निंग होती है, एक एक्टिव अर्निंग, एक पैसिव अर्निंग। तो हर कोई तो एक एक्टिव अर्निंग रहेगा ही रहेगा, आपका जहाँ से ज़्यादा अर्निंग आ रहा है वहाँ पे आप एक्टिव रहो, और जहाँ से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कम अर्निंग आ रहा है, वहाँ पैसिव हो जाओ। भले 1000 ही मंथली आएगा तो ज़रूर, ऐसे 10 अगर आप पैसिव अर्निंग सोर्सेज बना लेते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। चलिए अगर बात किया जाए, अगर तो अब मानते करते हैं जो पुराने लोग हैं, मैंने ज़्यादातर देखता हूँ कि जो 40 वर्ष से ऊपर लोग हैं, 40 वर्ष 50 वर्ष के ऊपर लोग हैं, उनको रियल एस्टेट की बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनको स्टॉक में नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत पुराने लोग हैं जिनको जैसे मान लीजिए FMCG में प्रोडक्ट में बहुत अच्छी जानकारी है, तो उनके लिए किराना दुकान बढ़िया है।
न कि उनके लिए और कोई बिजनेस है। कोई ऐसी भी बिजनेस है जैसे दो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम लग रहा है, किसी में ज़्यादा लग रहा है, एक में रिटर्न ज़्यादा है, एक में रिटर्न कम है, तो ये सब आप अपने अनुसार तय करें। क्योंकि मान लीजिए कोई आप ऐसा भी है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम कम है। कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जहाँ पे आपके प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कम है लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम में खेलना पड़ता है, यानी होलसेल विक्रेता जो बोलते हैं, होलसेलर सप्लायर आप बन जाइए, तो वहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम होता है लेकिन फिर भी अर्निंग हो जाता है। तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ लोग, जैसे मान लीजिए बहुत पुराने लोग चल जाइए, आप 70-90 वर्ष के लोग की बात कीजिए, तो उनको इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, उनको गोल्ड है, सिल्वर है या एग्रीकल्चर है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, मैं एग्रीकल्चर में मैं पैसिव अर्निंग करता हूँ। कैसे? तो पैसिव अर्निंग आप ट्री प्लांटेशन है। ट्री प्लांटेशन में क्या है, आप पेड़ लगाइए, आप 6 महीना साल भर आप ध्यान देना पड़ता है। आपके पास अगर ये है कि इनहेरेंट आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आप 10 साल 12 साल बाद, जैसे जब वो तैयार होगा पेड़, 12 साल में तो नहीं होगा, 20 साल भी लग सकती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप 30 की उम्र में कर रहे हैं तो 30 साल, आप 20 साल 50 साल के उम्र में होंगे तब तो आपको अर्निंग तो देगा प्लांट। तो उस प्लांट को क्या कीजिए, आप उस 1 साल में केयर कीजिए, और या आप वो प्लांट यहाँ लगाइए जहाँ आपके फैमिली वाले रहते हैं। क्योंकि जब प्लांट 15 साल बाद बड़ा होगा तो पता चला कोई और उसको काट रहा है या कोई हार्म कर रहा है उसको, या कोई चुरा के ले जा रहा है, तो आपको पता नहीं है। तो आप क्या कीजिए, उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ आपके फैमिली वाले रह पाएँ। अब एक मेरा दोस्त था, उसने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जो गांव में था, और उसके बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, तो उसको प्लांटेशन का कोई वो नहीं है। क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ है, आप ही गए, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, आपको हार्म कर देगा वहाँ पे। तो आप ऐसा कीजिए जहाँ पे आप रह सको, यानी रिटायरमेंट के बाद भी रह सको, या आपके पापा रह सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो या जो उसको देखभाल कर सके। ये नहीं है उसके बाद आप उसको बेचते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, पैसिव अर्निंग है, एग्रीकल्चर में ही है। या आप मान लीजिए एग्रीकल्चर कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आपको उसको रेंट पे दे सकते हैं, जैसे धान काटने वाले हैं, गेहूँ काटने वाले हैं, खेत की जुताई करने वाले हैं, तो ये भी क्या है, पैसिव अर्निंग है। आप उसमें साइलेंट पार्टनर बन जाओ, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो दूसरे के साथ पार्टनरशिप में, लेकिन आपको पार्टनरशिप डील करनी आनी चाहिए, पार्टनरशिप डील करनी आनी भी चाहिए। मान लीजिए कुछ कम अर्निंग हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अर्निंग तो हो तो रहा है आपको। ये तो है कि आपका सामान जो है, कुछ आप ऐसे ही दुकान शॉप्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़े आप इन्वेस्टर हो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा यहीं रहेगा, चौकसा ना रहना पड़ेगा। अगर लॉस भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। और बात किया जाए कि आप जिस एरिया से आते हैं उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको अच्छी पकड़ होगी, अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। जैसे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर फील्ड में किया हूँ, उसमें क्या करते हैं, जैसे खेत रेहन करते हैं। रेहन मतलब बांधे रखना होता है। जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत है, या मान लीजिए कोई वो अपने शहर में ज़मीन लेना है या हाईवे के बगल में ज़मीन लेना है, तो क्या करता है, अपने एग्रीकल्चर फील्ड को क्या करता है, 2 लाख 4 लाख में क्या करेगा, बांधे दे देगा। मतलब आप उसको खेती जोतिए, जब वो फिर से रिटर्न कर देगा पैसा तो आप खेत उसको रिटर्न कर दीजिए, तब तक आप उसमें कमाइए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे सोर्सेज नहीं है कमाने के लिए, मेरे पास आदमी नहीं है कमाने के लिए, तो मैं क्या किया, उसी आदमी से लिया, वो खेती करता है तभी तो उसके पास खेत है, तो उसी से लिया और उसी को फिर से मैंने क्या दिया, बटाई पे दे दिया। कहने का मतलब वो खेत, मैंने उसको पैसा दिया, मेरा खेत हो गया, मैंने बटाई पे दे दिया, तो क्या करेगा, खेत जोतेगा और 50% मुझे रिटर्न दे देगा। कब तक देगा, जब तक वो मेरा पैसा रिफंड ना कर दे। तो क्या, ये भी एक तरह का पैसिव अर्निंग है। तो पैसिव अर्निंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक्टिव अर्निंग में आप अमीर नहीं बन सकते हो, पैसिव अर्निंग से ही आप अमीर बन सकते हो। तो पैसिव अर्निंग के तरीके सोचिए, मैं उनको बताया हूँ जो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने लोग हैं, उनको एग्रीकल्चर में पकड़ होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए है। अब आते हैं थोड़े जैसे 40 के एज में, तो 40 के एज में आते हैं, तो उन लोगों को रियल एस्टेट का पकड़ बहुत अच्छी होती है। पुराने लोग हैं जिनको खेती की ज़मीन को अच्छी पकड़ है, और भी थोड़ा चले आए 45 वर्ष में, उनको आप रियल एस्टेट यानी शहर में चौराहे पे ज़मीन को उनको ज़्यादा पकड़ अच्छी होती है। अगल बगल कोई भी होता है जो अपना नियरेस्ट टाउन होता है, वहाँ उनको पकड़ अच्छी होती है, तो उनको रियल एस्टेट में पकड़ बढ़िया, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ आप छोटे छोटे प्लॉट्स आप खरीदें बेचें, ऐसा कर सकते हैं। या किसी के साथ पार्टनरशिप में कर सकते हैं, अगर उतना भी पैसा नहीं है तो 2 लोग मिल के खरीद लें, फिर से उसको आप लोग देखें, उसको रेंट पे चढ़ा दें, या उससे भी अगर और भी कम उम्र में आते हैं, 30 वर्ष के लड़के हैं, 25 वर्ष के लड़के हैं, तो आपको कमर्शियल कम्प्लेक्स वगैरह के
नॉलेज ज़्यादा है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। कमर्शियल शॉप्स हैं वहाँ पे बाई कीजिए। आपको अगर अर्निंग जो है सैलरी आ रही है अकाउंट में तो आप उससे लोन भी ले सकते हैं। लोन लेने के मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लोन ले लेते हैं, पता चलता है उनको मैनेज करना नहीं आ रहा है। तो एज वाइज भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिपेंड करेगा। चलिए अब बात करते हैं, आजकल नए ज़माने में क्रेडिट कार्ड आ गया है। क्रेडिट कार्ड का भी जो यूज़ है वो बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ किया जाता है। मेरे एक रिलेटिव थे, क्रेडिट कार्ड उन्होंने ले लिया। क्रेडिट कार्ड SBI का था, उसमें 500 रुपया स्टार्टिंग में देना होता है, उसका कोई मैसेज वगैरह शायद नहीं मिला, पता नहीं मुझे। उसके बाद वो 1000 रुपये हो, 1000, 2000, 3000 ऐसे ही करते करते वो बहुत सारा अमाउंट हो गया, 12-13 हज़ार हो गया था। उन्होंने 4000 में सेटलमेंट भी करवाया फिर से लेकिन वो आता रहता है कुछ। तो देखिए, आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना अगर नहीं जानते हैं तो पहले उसको सीखिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड रखिए। जैसे मैं 4 क्रेडिट कार्ड रखता हूँ, 4 क्रेडिट कार्ड रखता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी यूज़ करते हैं, मेरे दोस्त भी यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी को दिए ना यूज़ करने के लिए, लेकिन मैं देता हूँ। किसको हैंडल करना आता है आपको, बस एक सिंपल सी क्रेड ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए, 4 हो आपके, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी है क्रेडिट कार्ड, आप उसको उसमें लिस्टेड कर दीजिए। आपका बिल जनरेट होता रहता है, आप बिल टाइम आपको भाई पता है कि ये डेट ये है, आप पे कर दीजिए। तो नहीं तो सबसे बढ़िया एक क्रेडिट कार्ड रखिए और एक को ही मैनेज कीजिए, एक डेट रहेगा। और डेट ऐसा रखिए क्रेडिट कार्ड में, जैसे सैलरी आपको 1 तारीख को आती है अकाउंट में, तो आप क्या करें 5 तारीख या 10 तारीख को रखें, क्योंकि 5 या 10 कभी कभी ऐसा भी होता है जब फाइनेंशियल ईयर आता है तो आपको यहीं पेमेंट 2 दिन 4 दिन बाद लेट आता है। तो ऐसा करें कि 6-7 के बाद, 6-7-8 के बाद समय ही रखें, जिससे क्या होगा, आपका जब सैलरी आएगा आप पहले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, परेशानी नहीं होगी और ना ही फाइन मारेगा। तो क्रेडिट कार्ड को भी अच्छे से जो यूज़ करेगा बढ़िया कमाएगा, जो नहीं करेगा नहीं कमाएगा। तो उसको आप क्रेडिट कार्ड को अर्निंग कैसे यूज़ किया जाए, कि उससे भी अर्निंग क्या होता है, या इमरजेंसी फंड के तौर पे क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या एग्रीकल्चर को किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये आपको खुद अपने से भी इनोवेटिव आइडिया लेने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या किया हूँ एग्रीकल्चर में जो किया हूँ, अगर मुझे मान लीजिए अचानक मैं इमरजेंसी फंड नहीं रख रहा हूँ इस फील्ड में, क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड लिया हूँ, 4 क्रेडिट कार्ड हैं, मैं क्या करूँगा एट ए टाइम जाकर, अगर मान लीजिए इमरजेंसी पड़ता है तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालूंगा कैश या ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, और उसको मैं 1 महीने में जो एग्रीकल्चर में मैं फील्ड में किया हूँ उसको, जैसे मैंने किसी पे बांधने दिया तो मैं उसको क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, यानी किसी और के थ्रू भी दिलवा दूँगा, यानी दूसरा कोई ले लेगा मैं उसको दे दूँगा, ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ मेरा क्या है, 1 महीने के अंदर मैं व्यवस्था करके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूँगा, तो यहाँ मुझे इमरजेंसी फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, कोई ऐसा भी है जिसकी सैलरी बढ़िया है, तो क्या करेगा, इमरजेंसी फंड जरूरत पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, अगले महीने सैलरी जब आएगी तो क्या करेगा, वो पे कर देगा, तो उसको वो इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मेरा कहना है, क्रेडिट कार्ड का यूज सीखिए। आप तो क्रेडिट कार्ड को शॉपिंग में यूज कर रहे हैं, और घूमने फिरने में भी आजकल ऐड में तो देख रहे हैं, घूमने गोवा घूमने के लिए जाइए तो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, केदारनाथ जाना है, चार धाम यात्रा जो करने जाना है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और लोन पे करते रहिए। तो उस धाम यात्रा करने का क्या सेंस बनता है जो आप पे कर्ज डाल दे, 1 महीना बाद कीजिए ना उसी को, अरे वहाँ नहीं जाएंगे गाँव में जाएंगे। अब चलिए, बैंक अकाउंट में पैसा रखना खुद। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक में पैसा रखते हैं, ज़रूरी है, कुछ तो ज़रूरी है, आप पैसा रख सकते हैं, लेकिन इतना भी अमाउंट ज़्यादा ना रखें जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में हर्डल पड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कैश रिच अगर है तो आपको बेनिफिट हो जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको कोई प्रॉपर्टी जो है आपको मिल रही है और आप उसको उसमें कुछ 10% या 8% डिस्काउंट पे खरीदना चाहें, अगर आपके पास कैश है तो वो दे देगा पर्सन, क्योंकि उसको एट ए टाइम रैंडमली बहुत ज़रूरत है। आप उसमें कैश अगर देते हैं तो कैश रिच होने का फ़ायदा भी है, लेकिन कैश जनरली बहुत लोग नहीं रखते हैं। सब लोग कुछ लोग रखते भी हैं, जब बहुत सारे लोग हैं जो पुराने ख्यालात के हैं, FD में रखते हैं और RD में रखते हैं या सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, तो उस समय उन लोगों के बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके 8% डिस्काउंट, 10% कितना आपको 25% प्रॉपर्टी डिस्काउंट पे मिल जाती है। तो एट ए टाइम उन्हें क्या हुआ कि 10%, 10 लाख की प्रॉपर्टी क्या होगी, 8 लाख में मिल गई, तो उन्हें 20% का ऐसे ही डिस्काउंट मिल गया। तो कैश रखने के बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन कैश रखने के कुछ नुकसान भी है कि आप कैश बैंक में अकाउंट में रखते हैं तो आपको सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका वो इंटरेस्ट, उसका रिटर्न जो मिलेगा इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान है। अब इसको मैनेज करना आने चाहिए। आप अपने कैश को मैनेज कर अगर बढ़िया से करते हैं तो दोनों है बढ़िया है। आप कितना रखना चाहते हैं, कितना नहीं रखना चाहिए, आप पे डिपेंड है। मैं तो नहीं रखता हूँ, कुछ रखता हूँ जो
फैमिली के लिए इमरजेंसी के समय भी जिस समय ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए रख सकते हैं। जैसे कभी कभी है कि आपको एट ए टाइम मान लीजिए आप ड्यूटी पे हैं, आपको पैसा भेजना है गार्जियन को, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब है या किसी न किसी की दिक्कत है, उस समय आप क्रेडिट कार्ड का तो यूज कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपके हो सकता है कि फादर हों, आपके दादाजी हों, वो तो यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो उस समय आपको कैश रखना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा अमाउंट नहीं रखिए, एवरेज अमाउंट रखिए। आपको भी पता है कि कितना लगभग हम रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप रखिए। रीट में इन्वेस्टमेंट अच्छा है 2-3। चलिए अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में रीट लिस्टेड है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है बहुत छोटे अमाउंट में। यार उससे तो बढ़िया है कि 2-4 फ्रेंड मिल जाएं, उस प्लॉट को खरीदें। 2-4 फ्रेंड मिलकर प्लॉट को खरीद लेते हैं, उसमें रहेगा, चारों के नाम से रहेगा, और आप उसको कुछ समय बाद इन्वेस्ट माने आपको रहे कि हाँ इतना मिल रहा है और 2 फ्रेंड राजी हैं, दोनों फ्रेंड बेच दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ तो रिटर्न मिला ना। और ये स्टॉक मार्केट में रीट है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जिस उससे तो बढ़िया स्टॉक में ही डालो, पढ़ो स्टॉक के बारे में, पढ़ो और डालो। क्योंकि रीट में डालने का क्या फ़ायदा है कि आपको जब वो ग्रोथ ही नहीं देगा, बहुत सारी क्राइटेरिया है और हेवी अमाउंटेड इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद वो डिविडेंड देता है, वो डिविडेंड भी किसी उतना मुझे खास नहीं लगता है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं। अगर आपके पास कर्ज हो तो चुकता जरूर कर दें, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्ज को मैनेज कर पाते हैं तो बढ़िया है। कुछ लोग कर्ज जो है हेवी अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आज मैं बात कर रहा हूँ कम से कम आपको 8% से लेकर 20% तक बैंक लोन दे रही है। तो आप बताइए 20% लोन दीजिएगा तो कैसे आप आगे ग्रोथ कीजिएगा। तो आपको अगर लोन मिल रहा है, मान लीजिए 7% तो कोई लोन है नहीं आज, 9% से मुझे 8-9% से कम, कोई 9% से कोई कम नहीं है। होम लोन भी शायद 9% है, तो इससे कम आपको बैंक इंटरेस्ट कोई मिलेगा भी नहीं। तो वहाँ पे भी आप होम लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको उस घर से अगर 10-12% रिटर्न मिल रहा हो तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वो हो सकता है कि आपका बहुत हेवी अमाउंट हो, ये तो मैं मानता हूँ कि हेवी अमाउंट है, तो आपको कम से कम उसमें 50% या 30% आप कैश में दें, डाउन पेमेंट के तौर पे दें, जिससे आपका क्या होगा, डाउन पेमेंट देने से आपका लोन अमाउंट क्या होगा, कम होगा। लोन अमाउंट कम होने से क्या होता है कि आपको बर्डन कम रहेगा, इंटरेस्ट कम होगा और आपका पीरियड जो होगा शॉर्ट होगा। इससे अच्छा है अगर आप कैश में खरीद लेते हैं तो और भी बढ़िया है। अब बात करते हैं जो भी कर्ज हो, जो इन्वेस्टमेंट के अलावा हो, आप अगर घर बनवा रहे हैं उसको आप चुकता जरूर कर दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पहले कर्ज आपको चुकता करना चाहिए। कर्ज फ्री रहने से क्या होता है कि मेंटली आप आदमी बहुत खुश रहता है और वो एक्टिव रहता है, और एक्टिव आदमी पर्सन बहुत ही अच्छे अपने माइंड का यूटिलाइजेशन भी कर सकता है। कमाई के सोर्स जो है, अगला पॉइंट है, कमाई के एक से अधिक सोर्स है स्ट्रीम होने चाहिए। देखिए कमाई के सोर्स, आपकी पहली जो अर्निंग सोर्स होती है उसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आप मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 15 साल 16 साल पढ़ना पड़ता है तो जाकर आपको एक जॉब मिलती है। तो ये पहली कमाई का अर्निंग सोर्स बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन दूसरी अर्निंग सोर्स बनाने के लिए आपको पता है बहुत कम समय लगता है, तीसरी उससे भी कम समय लगता है, चौथी उससे भी कम समय लगता है। यानी पहली अर्निंग सोर्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। उस अर्निंग सोर्स बनने के बाद आपके पास कुछ पैसे आते हैं और कुछ आपके पास माइंड जो होता है, पैसे आने के बाद मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है सबके दिमाग चलने लगते हैं, पता ना क्यों। पैसे की अर्निंग होती है, सबका दिमाग चलने लगता है। तो आपकी दूसरी अर्निंग सोर्स जो होती है, आपको पहली वाली जितना समय लगा उससे कम ही समय लगेगा दूसरी वाली अर्निंग सोर्स, और तीसरी वाली में और भी कम समय लगेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग सोर्स 2 जगह से हुई। तो तीसरी वाली में आपको बैकअप के लिए 2 अर्निंग सोर्स है, जिससे तीसरा जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो फेल नहीं होगा। या अगर उस बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो आप उसमें कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, आप उसको पॉपअप कर सकते हैं, आप उसको सस्टेन कर सकते हैं लंबे समय के लिए, जिससे आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। और चौथी और भी आसान हो जाती है, और आप उसे अमाउंट भी बढ़ाने लगते हैं, अपना रिस्क भी लेने लगते हैं, क्योंकि आपका अर्निंग का बैकअप पैसिव होने लगा। तो आपको पैसिव अर्निंग पे ज़रूर ही ध्यान देनी चाहिए। हो सकता है तरीका कुछ पैसे में मतलब आपका समय 10% लगता है, कुछ में 1% लगता है, किस में 2% लगता है। इस समय का यूटिलाइजेशन आपको खुद करना पड़ेगा, और मैं ऐसे ही पैसिव अर्निंग को ही करने के
मतलब आपको सजेशन दूंगा जिसमें आपको किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। जैसे मैं 1-2 घंटे काम करके अगर कोई काम अपने खुद कर पा रहा हूँ पैसे अर्निंग वाले में, तो मैं उसको खुद करूँगा, ना कि मुझे दूसरे पर डिपेंडेंट होना है। लेकिन आप मान लीजिए जैसे पार्टनरशिप में आप कर रहे हो, पार्टनरशिप में करोगे तो आपको तो करना ही पड़ेगा, दूसरे पर डिपेंडेंट करना ही पड़ेगा। तो आप उस पार्टनरशिप के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उसको सही से एनालाइज कीजिए, इनडिड टर्म्स एंड कंडीशन बनवाइए। आप एक पहलू का, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, उधार होता है, आप उसमें मान लीजिए आप उधार है तो उसको कैसे डील करेगा, किसके नाम पे उधार गया, कितने दिन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो लॉस होगा, या मान लीजिए कुछ बहुत सारी सब्जी के जैसे बिजनेस है उसमें क्या होता है कुछ सब्जी सड़ गल जाता है, उसका आपको क्या करना है होगा ना। तो हर एक फैक्टर पे आप जो भी पार्टनर्स हैं सभी के सभी डिस्कस करें, उस पर एक एक पॉइंट डिस्कस करें, छोटा हो बड़ा हो सभी उसको सुनने की कोशिश करें, दूसरी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या परेशानी है। ऐसा भी हो सकता है कि तो ये सब भी मैच करना ज़रूरी है, लेकिन आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जब आप खुद नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप में तो जाना ही पड़ेगा आपको, बिना रिस्क के रिटर्न नहीं मिलेगा, ये तो बात है। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एज चल रहा है, आपको ही पता है कि इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऐसा भी हो सकता है कभी आप जीरो प्रॉफिट पे भी सामान को आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर से कुछ दिन बाद होता है। फिट हेल्थ का सही रखना, देखिए जी, हेल्थ को सही रखने के लिए आपको जो भी तरीका है, थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ लेकिन कम से कम 10 से 20 मिनट तो कीजिए। हेल्थ को सही रखने के लिए ज़रूरी है जो भी है एक्सरसाइज ही कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और उससे बढ़िया है कि आप कोई अगर फिजिकल गेम खेल लेते हैं, जैसे क्रिकेट फुटबॉल खेल लेते हैं, कबड्डी खेल लेते हैं, तो और बढ़िया बात है। जिम उम जाने से तो बढ़िया है कि आप कबड्डी खेल लो, फुटबॉल खेल लो जी, एक्सरसाइज कर लो, सुजोग कर लो, थेरेपी कर लो, योगा कर लो, डांस क्लास ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ भी सही रहेगा, और जो आपका पैसा बर्बाद होता है ना, उससे बढ़िया अगर आप ज़्यादा अगर बीमार रहते हो, किसी को है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तो ज़्यादा ही, तो आप इससे बढ़िया कि आप फ्री में एक्यूप्रेशर सीख लो, सिजोक सीख लो, आप जाओ डॉक्टर के पास जी, आप बहुत सारे सिखाते हैं लोग, आप वो सीख लो। आप अपने भी आपके जो पेशेंट आ रहे हैं उसको भी कर रहे हो, अपने भी कर रहे हो, आपका दोनों का हो रहा है, आपका अर्निंग भी हो रहा है, उससे बढ़िया ना, बीमार रहने से तो बढ़िया है। और ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये आप लोग 4,000 5,000 में सिखा देते हैं लोग, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अरे 100 रुपया तो आया ना आपका, जहाँ 2,000 रुपया खर्चा हो रहा था वो 100 रुपया तो अर्निंग के तौर पे आ रहा है ना, यहाँ तो आपको दवाई जा रहा है ना, तो आप वो करो। और आप दूसरे को जब करोगे, आपको पता है ये इस एरिया में देखा जाए तो लड़कियों का और भी डिमांड है, क्योंकि इसमें बॉडी टच वगैरह का इशू रहता है। जैसे बहुत सारी लेडीज है जो अपना जेंट्स के साथ नहीं करवा पाएंगे सुजोग में, एक्यूप्रेशर में नहीं पढ़ाएंगे, आपको कायरोप्रैक्टर है, रेड कलर है, मैग्नेटिक थेरेपी है, सीड थेरेपी है, ऑर्निकुलर थेरेपी है। आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि मुल्तानी मिट्टी का जो है कंसेप्ट आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा काम करता है। घाव में आपको अगर हो जाए शरीर में, मुल्तानी मिट्टी पूरे शरीर में लगा लीजिए, तो आपको क्या है, ये सब क्या है हमारे जो मतलब औषधि वाले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, तो अलग अलग हेल्थ में भी है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका अर्निंग जनरेट हुआ ना, कि आप जैसे बहुत ज़्यादा जो बीमार रहता है, मैं उस सबके लिए तो मैं यही कहूँगा भाई तुम यही थ्योरी अपना लो और इसी को करो, जो ज़्यादा बीमार रहते हैं। क्योंकि इसमें आपका एक अर्निंग बनेगा, और जो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है हॉस्पिटल जाने में, आप दूसरे का जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आप खुद वहाँ पर बना लोगे, आपके पास क्या खर्च। इसमें मैं मानता हूँ कि 100 रुपये 50 रुपये का जो सीड वगैरह लगेगा, जैसे मुल्तानी मिट्टी रखना पड़ेगा, गुलाब जल रखना पड़ेगा, एक्यूपंक्चर के सामान रखने पड़े, एक्यूप्रेशर के सामान रखने पड़े। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसमें सामान जो है बहुत सस्ते होते हैं, इसमें सामान तो आपको बहुत महंगे महंगे हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख के भी इसमें आपको बॉडी मसाज वगैरह आते हैं। तो आप जो हाथ से करने वाले हैं, मैनुअल करने वाले, उसको रखो। जो ज़्यादा बीमार रहते हैं उनके लिए तो मैं बेस्ट कहता हूँ, जोग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, योगा है, डांस क्लासेज हैं, ये सब ज़रूरी है। तो उनका लिए एक क्या हो जाएगा, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो जाएगा, या अर्निंग के तौर पे हो जाएगा, सैलरी के तौर पे हो जाएगा, जो कि आप जहाँ आप डॉक्टर को दे रहे हैं या दूसरे के भरोसे सहारे रहे हैं, यहाँ पे तो आप पे डिपेंडेंट है। आपका तबीयत जैसा भी खराब हुआ, आप उसका उपाय किए, साथ साथ दवाई भी खाइए, मुझे नहीं पड़ता, लेकिन जब आपकी पकड़ बढ़िया हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, सटीक इलाज कर लीजिएगा इसका।
प्रॉफिट के लिए कोर्स करो, कुछ सीखने के लिए। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है भैया, अपने पे इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक प्रेशर सुजुक जो मैं बताया वो क्या है, अपने पे ही पे तो इन्वेस्टमेंट है। तो अपने पे जो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए अब समय समय पे आपको अपने पे इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। वो टाइम के टर्म में हो सकता है, पैसे के टर्म में हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट के टर्म में हो सकता है। तो लेक्चर लग रहा है कि लंबा हो रहा है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे भी मैं इस पे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।